हेलो ऑल। आज हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 1950 टू 1990। व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 1950 एंड 1990। सो लेट्स बिगिन। वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। द गोल ऑफ 5 years प्लान, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बीच में इंडस्ट्री और ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, क्या रोल था और किस तरीके से उसके रिफॉर्म्स किए गए। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो इंडस्ट्रीज डेवलप हैं फॉर द प्रोडक्शन, जस्ट लाइक कि आयरन एंड स्टील हो गया, शुगर का हो गया, या फिर जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली मशीन हो गई, इन चीज़ों का बोलते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के ऊपर ग्रोथ ऑफ द कंट्री डिपेंडेंट होती है। कोई भी कंट्री सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पर ग्रो नहीं कर सकती, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ही नेग्लिजिबल स्टेट पर थी। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप थी भी सही, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी कि उनके बेसिस पर जीडीपी को इंक्रीज़ किया जा सके। इसीलिए एक मॉडर्नाइजेशन लाना इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि कंट्री की प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. Industry provides employment, which is more stable than the employment in agriculture. It provides modernization and overall prosperity. एग्रीकल्चर जो है वो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि अगर फ्लड और ड्रॉट आ गया तो सारी फसलें ख़राब हो गई, अगर उनकी फसल उस तरीके से नहीं बनी जिस तरीके से उन्होंने कल्टीवेशन किया था तो उनको लॉसेस इनकर होने पड़ सकते हैं। इसीलिए जो इंडस्ट्री है उसका डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक परमानेंट ग्रोथ प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब इंडस्ट्री एंड ट्रेड का क्या रोल था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये देख लेते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, नेशनल इनकम को रेज करती है, रीजनल बैलेंसेस को प्रमोट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ एक ही स्टेट में डेवलप होनी शुरू हो जाए तो वो स्टेट तो प्रॉस्पर कर जाएगा, बट बाकी स्टेट्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए एक गोल होना चाहिए, ताकि कोई भी स्टेट पीछे ना रह जाए। लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर कंट्री में डेवलप होती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, उनका रहना सहना, उनका बोलना चालना सब कुछ डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो इंडस्ट्री के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लीड्स टू सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इस तरीके की डेवलपमेंट कंट्री में पॉसिबल हो सकती है अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए कि हमें बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर कैपिटल गुड्स के रिलेशन में डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्री में थोड़े से काम करने से ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। की टू हाई लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स किए जा सकते हैं अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, और जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज़ होंगे। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एक बेटर प्रोस्पर कंट्री के लिए इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जो अभी स्ट्रक्चर सिर्फ एग्रीकल्चर से के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी इंडस्ट्री का डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड में गवर्नमेंट का क्या रोल है। एज़ यू नो कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो दोनों के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और उनका रुझान भी इसी
तरफ होता है कि किस तरीके से वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसीलिए वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जो है उनका कंट्रीब्यूशन भी इस रिगार्डिंग ज़रूरी था। वो किन रीजंस की वजह से था वो हम पढ़ लेते हैं। लैक ऑफ कैपिटल विद दी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत ही लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल थी और मतलब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कैपिटल वास्ट लेवल पे चाहिए थी, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी था और गवर्नमेंट इसीलिए ही इंडस्ट्रीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। लैक ऑफ इंसेंटिव्स अमंग द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। किसी भी चीज़ को मार्केट में लाना मतलब एक इनोवेशन करना और उसका एक यूज़ डेवलप करना इकनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर से सपोज़ अगर एक मार्केट में हमने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हमें पता है कि अभी उसकी डिमांड नहीं है और जब वो प्रोडक्ट आएगा तब उसकी डिमांड बनेगी। तो लैक ऑफ इंसेंटिव था, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। उस रिस्क को कवर करने के लिए पब्लिक सेक्टर को बीच में आना पड़ा। नेक्स्ट इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था रादर देन प्रॉफिट, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी इधर वो अनएम्प्लॉयड थी और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में थी या फिर वो सारी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। तो किस तरीके से एक सोसाइटी के पैटर्न को चेंज किया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़रूरी हो गया था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड्स एंड जो लैंड ट्रांसपोर्ट था, वाटर ट्रांसपोर्ट था, ये नेग्लिजिबल स्टेट पे था, उसको डेवलप करने के लिए भी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एरियाज़ को ही अपना एक मेन हब बना सकते हैं कि वहाँ पर वो प्रोडक्शन करेंगे, बट गवर्नमेंट के लिए सारे स्टेट्स इक्वल होते हैं और उन सभी स्टेट्स को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं। तो बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी था। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि सारी पावर जो है वो कुछ हाथों में सीमित होकर ना रह जाए, इसीलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी थी ताकि प्रोडक्शन वास्ट लेवल पे किया जा सके और इंडिया को सेल्फ सस्टेन बनाया जा सके। इंडस्ट्री एंड ट्रेड में नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, यानी कि IPR 1956। 1956 में एक और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गोल को हमने पॉलिसी रेजोल्यूशन का नाम दिया, डैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान का एक बेस माना गया, जिसके बेसिस पर हमने कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया कि इसे डेवलप करना है। फर्स्ट वन इज़ टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के लिए टू डेवलप द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सो दैट आर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन कंट्रीज विल बी रिड्यूस। टू एक्सपैंड द पब्लिक सेक्टर सो दैट पब्लिक वेलफेयर एंड डिस्पैरिटी कैन बी रिमूव्ड। टू रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ so that the equality can be achieved. To prevent monopolies and concentration of wealth and income, and to promote the equality of income and disparity of backwardness. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR जो कि 1956 में अडॉप्ट किए गए थे, उसके बेसिक फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी वो थी जो कि होली सोली स्टेट रन करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वॉर से रिलेटेड आइटम्स हैं या फिर जो ऐसे आइटम्स हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाए जाते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो ही रन कर सकती थी, जैसे रेलवे हो गया। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज डेवलप की गई जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलप हुई थी, लेकिन इनको जो शुरू करने का काम था, यानी कि डेवलपिंग स्टेज पे तो प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन माना गया, लेकिन जो उसको स्टार्ट करने का पॉइंट था वो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया कि स्टेट्स जो हैं वो बना लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, बट उसका डेवलपिंग स्टेज पर प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा।
तो इंडस्ट्रीज इन विच प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाइल स्टेट हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। एंड थर्ड टाइप के इंडस्ट्रीज जो लेफ्ट ओवर या रेसिडुअल टॉपिक्स बच गए वो प्राइवेट ऑनरशिप के लिए छोड़ दी गई। सेकेंड जो फीचर था आईपीआर का, दैट इज़ द स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि जो विलेजेस हैं या जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पर इनका डेवलपशन हो सके। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टार्टअप, ताकि पावर जो है वो फुली प्राइवेट लोगों के हाथ में ना जाए, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं बना रहे। इंडस्ट्रियल कंसेशन लाइक टैक्स रिबेट एंड लोअर रेट्स ऑफ पावर सप्लाई, जो कंपनीज पावर सप्लाई में लगी हुई थी या उधर की टेक्निक्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कोई बिजनेस रन कर रही थी, वहाँ पर टैक्स रिबेट के कंसेशन दिए गए, लो रेट रखे गए उनके पावर सप्लाई के, और इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई। इंडस्ट्री एंड ट्रेड को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को 1955 में प्रमोट किया गया, जिसके अंडर विलेजेस और रूरल सोसाइटीज़ में छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज थी, छोटे छोटे जो काम धंधे थे, उनको इंक्रीज़ करने के लिए एक कमेटी जिसका नाम कार्वी कमेटी था उसको प्रमोट किया गया ताकि रूरल डेवलपमेंट की जा सके, और वहीं पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो जितनी भी आपने एसेट्स लगाई हैं उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट से डिसाइड होता है कि वो एसएसआई है या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में क्या थोड़ा एक समराइज वे में पढ़ लेते हैं। डैट इज़ फीचर्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, लोग हाथों से काम करते हैं, जस्ट लाइक अ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जूट इंडस्ट्रीज भी बोला जा सकता है इसमें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते या फिर कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, वहाँ पर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपस में मिलकर खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो गुड्स लेबर इंटेंसिव होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है ऐसी यूनिट्स में। एंजिलरी टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी एंजिलरी का काम एसएसआई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नट बोल्ट्स किसी कंपनी के कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री बना रही है, देन दैट इंडस्ट्री इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ को एंजिलरी मानी जाती हैं। प्रमोट दी रूरल डेवलपमेंट, रूरल और विलेज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या डेवलप हुई? प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहले तो फिनेंस की डिफ़िकल्टी, कि छोटे छोटे काम धंधों के लिए पैसे की ज़रूरत वो होती थी, बट क्रेडिट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी इंडिया में, जिसकी वजह से फिनेंस की डिफ़िकल्टी की वजह से भी ये ग्रो नहीं कर पाए। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं होता था, और रूरल एरियाज़ होने की वजह से वहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता था। डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग, अगर प्रोडक्ट्स बना भी लेते थे तो उनकी मार्केटिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक इंसेंटिव नहीं मिल रहा था इस चीज़ को शुरू करने के लिए। आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट, कोई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आउटडेटेड मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था, और क्रेडिट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में भी कई बार रन करनी पड़ती थी। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली एसएसआई के लिए रिजर्व नहीं थी कि उसके अंदर सिर्फ एसएसआई ही रन कर सकती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी वही चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं जो कि एसएसआई कर रही हैं, जिसकी वजह से एसएसआई का जो प्रोडक्शन हुआ, जो फाइनल गुड्स बने, वो महंगे थे और लार्ज इंडस्ट्रीज़ के सस्ते थे, तो वो बिक नहीं पाए, कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाए एसएसआई, जो कि एक ड्रॉबैक था एसएसआई को डेवलप करने का। नेक्स्ट, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो लार्ज स्केल के साथ कंपटीशन था उसको ख़त्म करने के लिए कुछ गुड्स को पर्टिकुलरली एसएसआई के लिए रिज़र्व कर दिया कि ये गुड्स जो है वो सिर्फ एसएसआई ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकती, जिससे क्या हुआ, उनका कंपटीशन लार्ज स्केल से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज़ द एसएसआई के ऊपर टैक्सेशन रेट जो है वो लोअर रखे गए, उनमें डिफरेंट टैक्स रिबेट और कंसेशंस प्रोवाइड किए गए। पावर सप्लाई जो थी वो लोअर रेट पर प्रोवाइड की गई ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सके।
नेक्स्ट फाइनेंसिंग हेल्प दी गई, डिफरेंट SHCG ग्रुप्स क्रिएट किए गए, सेल्फ फाइनेंसिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो लोअर रेट के ऊपर SSIs को लोन प्रोवाइड करते थे, इंटरेस्ट रेट्स उनके कम होते थे और इस तरीके से उन्हें फिनेंशियली हेल्प प्रोवाइड की गई। और स्टार्टअप हेल्प दी गई। स्टार्टअप हेल्प का मतलब है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है। एक स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, एक लैंड प्रोवाइड करवाना, वहाँ पे कौन सी मशीनरी की ज़रूरत होगी, किस तरीके से प्रोसेस रन होगा, इस चीज़ की गाइडेंस जो थी वो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा प्रोवाइड की गई SSIs में, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक बढ़ावा मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी उनका स्टेटस क्या था इंडिया में। ट्रेड पॉलिसीज़ का मेन जो पर्पस था वो हमारा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि किसी तरीके से हम अपने इंपोर्ट्स को कम करके अपने जो कंट्री की प्रोडक्शन है, कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको इंक्रीज़ कर सकें। फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन के यहाँ पर बने हुए फिनिश गुड्स जो थे वो इंडिया में लाए जाते थे। इस जिसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल था, यानी हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इम्पोर्ट कम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया टू ब्रिटेन इन abundance. On the other hand, finished goods from Britain were imported into India. Our balance of trade was favorable, that is export is greater than import. लेकिन ये एक ड्रॉबैक था इंडियन इकोनॉमी के लिए, चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था, क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था और इंडिया में फिनिश गुड्स के इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं किया जा रहा था फॉर द सेक ऑफ ब्रिटेन। तो इसको इंडिपेंडेंस के टाइम पे चेंज करने की कोशिश की गई और एक नोटिसेबल चेंज दिखाई दिया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को हमने कम करने की कोशिश की। लोगों की सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ले जाकर एक मार्केटेबल सरप्लस आने लग गया, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से ख़रीदने बंद हो गए। नेक्स्ट हमने कोशिश की कि किसी तरीके से इंडिया में गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जा सके और उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम बाहर एक्सपोर्ट करें। तो ये एक सेकंड चेंज था इंडियन फॉरेन ट्रेड में आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड इज़ कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर था वो ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन को हम रॉ मटेरियल देते थे और उनसे फिनिश गुड्स लेते थे, और मेजर पोर्शन जो था फॉरेन ट्रेड का वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही होता था। इंडिपेंडेंस के बाद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट पर डिक्लाइन ट्रेंड पर लाया गया, ताकि ब्रिटेन को हम ट्रेडिंग पार्टनर की कैटेगरी से हटा सकें, और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल भी हुआ था। अब हम देखते हैं कि ट्रेड पॉलिसीज़ का क्या स्टेटस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स तक इंडिया में मेनली जो एक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किया गया ट्रेड पॉलिसी को लेकर वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी का मतलब था कि किसी भी तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया जा सके, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करें और जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसे हम रोक सकें। इसके लिए डिफरेंट कदम उठाए गए और उसमें सबसे पहला था कि हमने टैरिफ्स इम्पोज करने शुरू कर दिए, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी के रिगार्डिंग होता है। कुछ कोटास डिसाइड कर दिए कि ये वाले गुड्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट से परचेज़ ही नहीं किया जा सकते, जो कि डोमेस्टिक में इंक्लूड किए जा रहे हैं, डोमेस्टिक में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या फिर जो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो बाहर से भी मंगवाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दी गई, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के रेट्स इंक्रीज़ कर दिए गए, एक कोटा डिसाइड कर दिया गया, ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज़ को हम रिगरसली फॉलो कर सकें। इसके क्या फीचर्स थे? ट्रेड पॉलिसी लगाने का मेन पर्पस ये था कि हम फॉरेन एक्सचेंज को रिड्यूस कर सकें, ताकि इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी रिड्यूस हो सके। एक प्रोटेक्टेड मार्केट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स की है उनको इंक्रीज़ कर सकें, ताकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की मार्केट डेवलप हो और जो फॉरेन से गुड्स आ रहे हैं उनको रोका जा सके। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री विच डायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी क्रिटिसिज्म किस बेसिस पर हुई? सबसे पहले तो जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी उतनी नहीं हुई, कंपटीशन नहीं हो पाया, क्योंकि फॉरेन
मार्केट्स को इंडिया में एंटर करने के लिए अलाउड ही नहीं था, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया। जो पब्लिक मोनोपोलीज थी, यानी कि जो इंडिया की ऐसी कंपनीज जो होली सोली इन गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी, उनकी मोनोपोली डेवलप हो गई और वो ग्रोथ के लिए सफिशेंट नहीं थी और इट डिड नॉट लीड टू दी एफिशिएंसी। एक एफिशिएंसी वाला प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो पाया। ट्रेड पॉलिसीज़ के रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जिसके तहत एक एक्ट बनाया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेजोल्यूशन एक्ट, विच वाज इनेक्टेड इन 1951। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि किसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्लान प्रायोरिटीज, जो कि हमने गोल डिसाइड किए हैं उनके बेसिस पर। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोली, कि किसी तरीके से मार्केट में मोनोपोली डेवलप ना हो। नेक्स्ट इज द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि ऑल स्टेट्स विल बी टेकन एज ऑन पैरिटी एंड ऑल रीजनल डेवलपमेंट विल बी डन, जो कि इनकी क्रिटिसिज्म में आता है कि नहीं हो पाया था ऐसे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू कंपटीशन बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड एसएसआई। इसके लिए कुछ गुड्स को जो है वो एसएसआई के लिए रिजर्व किया गया और उसमें लार्ज स्केल को एंटर करने की लिए मनाही हो गई। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज कार्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम थे, उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे जोर दिया गया। इसकी क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हुई? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी उसमें जो एप्लीकेशंस जाती थी वो एडहॉक सिस्टम के बेसिस पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर ली जाती थी, यानी कि जिनकी पहुंच होती थी, या ये कह लें कि करप्शन उस टाइम पे बढ़ गया था, कि करप्शन के तहत उन कुछ लाइसेंस को तो पास कर दिया जाता था और जो डिज़र्विंग होते थे उनको मना भी किया जा सकता था, यानी रिजेक्ट किया जा सकता था। द क्वालिटी ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन। टेक्नो इकोनॉमिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जिसके बेसिस पर किसी भी इंडस्ट्रीज़ का एक एनालिसिस किया जा सकता है कि उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसकी क्वालिटी जो कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट की होनी चाहिए थी, वैसी नहीं थी, बहुत ही पुअर क्वालिटी थी, जिसके बेसिस पर जो बेकार के लाइसेंस होते थे, यानी बेकार की इंडस्ट्रीज होती थी, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेफरेंसेस, और जिनका एक्चुअल में अच्छा होता था उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। लाइसेंस पॉलिसी रिजल्टेड इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इन मैनी इंडस्ट्रीज़। कई इंडस्ट्रीज़ जिनको ये लाइसेंस मिल नहीं पाता था या उनके रिजेक्ट हो जाते थे, उनकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रह जाती थी लाइसेंसिंग पॉलिसी के वजह से। और इन रियलिटी द पॉलिसी हेल्प लार्ज बिजनेस हाउसेज एक्यूमुलेटेड इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर जो था वो कुछ हाथों में कंसंट्रेट होने लगा था, क्योंकि जो लार्ज बिजनेस हाउसेज अपनी एप्लीकेशन देते थे फॉर दी लाइसेंसिंग, वो एकदम से एक्सेप्ट हो जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमिक पावर जो थी वो कुछ हाथों में एकोमोडेट होती जा रही थी। परमिट लाइसेंस राज के अंडर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेनी टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस हाउसेज विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ देयर एप्लीकेशन। ये एक मेजर फॉल बैक था ट्रेड पॉलिसी का, यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्ट का, जिसकी वजह से इंडिया में उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडस्ट्रीज़ का जिस तरीके से गोल्स में स्पेसिफाई किया गया था। That's all for today. We will meet again with a new topic. Thank you.